अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने मैगज़ीन डिस्कस कर रहे हैं। इट्स आवर फर्स्ट मैगज़ीन यूबी जूसी बाय रेमेडियम वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। ये जो यूबी जूसी बाय रेमेडियम लिखा हुआ है ये लैटिन का है, ये लैटिन में लिखा हुआ है और जिसका मतलब है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। तो यहाँ पे जूस जो है, जूस हम कहते हैं लीगल अथॉरिटी को टू यूज़ समथिंग और डिमांड समथिंग, लीगल अथॉरिटी। तो और रेमिडम किसे कहते हैं? पर्सन हैज़ राइट ऑफ एक्शन अंडर द लॉ। तो कोई भी मतलब उसके पास राइट ऑफ एक्शन होना, उसके पास कोई रेमेडी होना, तो उसको हम रेमिडम कहते हैं। सो आगे हम इसको देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है और इसका मतलब क्या है कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी कैसे है, आखिर है कैसे ये। इसका मतलब ये है, इट मीन्स इफ़ यू हैव एनी लीगल राइट अंडर द लॉ देन सच राइट मस्ट हैव रेमेडी in order to be justified under the law. In address to any violation in form of legal action you have remedy. No right can exist without legal remedy. इसका ये मतलब है, ठीक है, कि कोई भी राइट आपका ये नहीं होगा कि आपके पास राइट है और उसके लिए कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास राइट है तो इट्स लाजमी है, ये ज़रूरी है कि उसकी रेमेडी भी मौजूद होगी। अगर लॉ में नहीं है तब भी आपको रेमेडी दी जाएगी अगर आपका राइट है तो, ठीक है। लीगल राइट जो होता है वो कॉरस्पॉन्डिंगली एक लीगल ड्यूटी भी होती है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे होती है। जैसे किसी की प्रॉपर्टी है, वो अब उसका लीगल राइट है, तो वो ट्रेस पास कोई नहीं करेगा। अगर कोई उसका ट्रेस पास करेगा तो वो क्या करेगा, उसके राइट की वायलेशन कर रहा है, लीगल ड्यूटी। अब इस तरह से लीगल राइट एक बंदे का जिसकी प्रॉपर्टी है वो दूसरों पर क्या कर रहा है, ड्यूटी इम्पोज कर रहा है। लीगल ड्यूटी है ये दूसरों की कि उसकी लैंड में वो ट्रेस पास ना करें, ठीक है। नो वन कैन इंटरफेयर इन योर प्रॉपर्टी, योर राइट, योर ओनरशिप। तो क्या अदर पर्सन शुड नॉट इंटरफेयर इलीगली या रॉन्गफुली। यू कैन नॉट डिस्पोजेस। इस तरह से हम किसी को डिस्पोजेस भी नहीं कर सकते। इवन इफ़ यू आर ओनर, अगर आप किसी लैंड के ओनर हैं और वहाँ पे कोई काफ़ी सालों से रह रहा है तो आप उसको इलीगली डिस्पोजेस भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे अगर आपने रेंट पर कोई प्रॉपर्टी दी हुई है तो उसके लिए भी आपको प्रोसीजर होगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उनको क्या है बुरे तरीके से निकालें, डिस्पोजेस करें। ओनर शुड नॉट डिस्पोजेस, ओके। तो इसी में आ जाते हैं हमारे दो और इम्पॉर्टेंट मैगजीम्स हैं, वो भी आपको इसमें समझ आ जाएंगे। पहला जो है वो इंजूरिया साइन डैमनम है, जिसका मतलब है इंजरी विदाउट डैमेज, एंड दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज विदाउट इंजरी, ओके। अब इंजरी का मतलब आपने समझ लेना है कि इंजरी हम किसे कहते हैं, जब हमारे लीगल राइट की वायलेशन होती है उसे हम कहते हैं इंजरी, ठीक हो गया। डैमेज जो है ना, डैमेज का मतलब ये नहीं है कि आपका कोई राइट वायलेट हो गया। इट्स अ डैमेज। ये फिजिकल डैमेज हो सकता है, आपको पैसों का लॉस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोई राइट था, आपका कोई राइट था जिसकी वायलेशन हो गई है। तो इंजरी तभी होगी जब आपका कोई राइट वायलेट होगा, ठीक हो गया। तो इंजूरिया साइन डैमनम जो है इसमें आपको रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका राइट की वायलेशन हो रही है, लीगल राइट की वायलेशन है। तो बेशक आपका कोई पेकुनरी लॉ, मतलब कोई आपका वैसे लॉस नहीं हुआ, पैसों का लॉस नहीं हुआ, और इसके मुतालिक कोई लॉ अगर आपका नहीं है लेकिन आपकी राइट की वायलेशन हो गई है, तब भी आपको रेमेडी दी जाएगी। इसका मतलब ये है। हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। पहला है एशबाय वर्सेस वाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही फेमस केस है। एशबाय कौन था? एक आदमी था, वो गया वोट कास्ट करने के लिए, तो उसको टाइम गुजर चुका था। वाइट जो था ऑफिसर था, उसने उसको रोका, उसने कहा नहीं अब टाइम ख़त्म हो चुका है, आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। तो अब उसने उसको वोट कास्ट नहीं करने दिया, जो कि उसका लीगल राइट था। इस तरह उस एशबाय की लीगल राइट की क्या होगी, वायलेशन हो गई। अब वो कोर्ट में चला गया कि उसने कहा कि मेरे लीगल राइट की वायलेशन की गई है तो मुझे रेमेडी दी जाए।
अब इस केस में बिल्कुल उन्होंने कहा बिल्कुल ये है, आपको रेमेडी दी जाएगी, और रेमेडी दी गई। उनको कुछ सिंबॉलिक डैमेजेस दिए गए। इट वाज अराउंड आई थिंक 50 पाउंड जो उसको मिले। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपका लीगल राइट की वायलेशन होती है ना, तब आपको रेमेडी दी जाती है। फिर एक और केस भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जैसे मार्गेट वर्सेस विलियम का। अब मार्गेट, इसमें क्या है, इसमें राइट टू डू ट्रांजैक्शन वायलेट किया गया ना, कि मार्गेट जो थी वो वाज नॉट द ओनर टू हिज, उसको अलाउ नहीं किया गया कि वो अपने चेक को ओन करें। ठीक है, वो बैंक जाती हैं और कहती हैं कि उनका चेक उनको पास करवाना था, उन्हें किसी की पेमेंट करनी थी, लेकिन बैंक, उनके अकाउंट में पेमेंट भी, मतलब पैसे भी थे, सारा कुछ था, लेकिन उनके चेक को पास नहीं किया गया, बैंक ने उस चेक को ऑनर नहीं किया। तो इसमें इस तरह क्या हुआ, उनके राइट की वायलेशन हुई। और इस केस में फिर बैंक ने कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं दिया, लेकिन जैसे कि वो कह सकते थे कि जी बैंक, ये जो चेक है ये स्टेल है, या फिर इसको काफ़ी दिन हो गए हैं, ये अब पास नहीं हो सकता। यानी कोई भी सफिशिएंट कॉज नहीं था, कोई भी बता सकते थे कि किस वजह से वो डिसऑन कर रहे हैं, वो इसको पास नहीं कर रहे, डिसऑनर कर रहे हैं चेक को। तो क्यों कर रहे हैं, कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं दिया उन्होंने। तो पेटिशनर को इस वजह से बड़ा लॉस हुआ, उन्हें कहीं पेमेंट करनी थी जो वो टाइम पर नहीं कर सके, तो लीगल राइट की वायलेशन हुई। कोर्ट ने उनको रेमेडी दी। कोर्ट ने कहा यू शुड हैव द सफिशिएंट कॉज, अगर आपके पास कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 489F है हमारे पास, जिसमें चेक बाउंस के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बैंक को चाहिए था कि वो डिसऑनर स्लिप इशू करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो उनको रेमेडी प्रोवाइड की गई मार्गेट को। उसके बाद आ जाता है हमारे पास तीसरा, ब्लॉस्टर ग्रामर स्कूल। इसमें क्या है, ब्लॉस्टर ग्रामर स्कूल की ये भी बड़ी कॉमन एग्जांपल है। यहाँ पे दो स्कूल होते हैं, एक ही स्ट्रीट में, पहला ए स्कूल ले लीजिए, फर्ज कर लें, और दूसरा जो बी है, बी राइवल स्कूल है। ए का वो बाद में आके बना है, लेकिन क्या कहते हैं, वो कंपटीशन में दोनों स्कूल्स आ जाते हैं। स्कूल ए के सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसको छोड़ के स्कूल बी में चले जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे लगता है कि अच्छी एजुकेशन मिल रही है। इस वजह से स्कूल ए को जो है वो बहुत लॉस सफ़र करना पड़ता है। अब जो स्कूल ए के प्रिंसिपल हैं वो चले जाते हैं कोर्ट में, वो कहते हैं इन्होंने मेरे लीगल राइट की वायलेशन की है, जिस वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ है, इन्होंने मेरे स्कूल के बच्चों में अपनी स्कूल में रख लिए हैं, तो मुझे जो है वो रेमेडी प्रोवाइड की जाए। इस केस में कोर्ट ने कहा जी नहीं, आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके राइट की वायलेशन नहीं हुई, ये फेयर कंपटीशन है। क्या कहा मैंने, फेयर कंपटीशन। जहाँ पे फेयर कंपटीशन होता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, कि लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही होती है, कंपटीशन में चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें अगर किसी को लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लीगल राइट की वायलेशन हो रही है, इसको सिर्फ एक फेयर कंपटीशन कहा जाएगा। तो स्कूल ए को कोई वो नहीं मिली रेमेडी, लेकिन देखें स्कूल ए को रेमेडी मिल सकती थी अगर स्कूल बी जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते, यानी इंटिमिडेट करते पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को हमारे स्कूल में दाखिला करवाएं, एडमिशन करवाएं। अगर वो ये करते तो फिर उनको क्या था, उनको रेमेडी ए को मिल जाती, और उनको भी देखा जाता कि ये बेलेबल ऑफेंस किया है, यानी अगर उन्होंने क्रिमिनल सिंपल इंटिमिडेशन की थी तो वो बेलेबल ऑफेंस था, क्लास ए में 506 PPC में दिया हुआ है। और अगर उन्होंने सिर्फ सिंपल बेल नॉट जो है वो इंटिमिडेशन ऑफ डेथ की है तो वो नॉन बेलेबल होता है। ठीक है, उसमें वो उनको बेल भी नहीं मिलेगी। तो ये तो आ गया कि अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हैं पेरेंट्स की, लेकिन अगर फेयर कंपटीशन है तो बिल्कुल भी नहीं वो राइट की वायलेशन। लेकिन अगर इंटिमिडेशन पेरेंट्स की कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो लॉ को वायलेट कर रही है, स्कूल ए को वैसे किसी चीज़ से नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं लीगल राइट की वायलेशन में। फेयर कंपटीशन हरगिज़ नहीं आएगा। ठीक है,
फिर हमने देखना है कि इस मैगज़ीन की एप्लीकेशन क्या है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हमारे पास जो है वो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। वो जो है वो सिविल सूट से की प्रोसीडिंग से डील करता है। अगर उसका हम सेक्शन 9 देखें तो वो हमें क्या कहता है, प्रोवाइड ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। वो हमें सिविल कोर्ट्स की ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में बताता है। वेन एवर यू फाइलिंग सिविल सूट, तो क्या है, यू लीगल राइट वायलेशन जब भी होती है तो आप क्या करते हैं, सिविल सूट जाके फाइल कर देते हैं। आपस में जो आपके मामलात हैं उनमें जब आपकी लीगल राइट की वायलेशन हो तो आप जाके सिविल सूट फाइल कर देते हैं, आपको रेमेडी मिल जाती है, ठीक है ना। वो सेक्शन 9 है, इसी मैगज़ीन पर बेस करता है सीपीसी का, ये आपने याद रखना है। वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अगर वायलेशन ऑफ सिविल राइट्स हो रही है, यू कैन फाइल पिटीशन और गेट द रेमेडी। इट अलाउज इफ सिविल राइट वायलेशन यू फाइल सूट अंडर सेक्शन 9 इन कोर्ट्स, तो आपको रेमेडी मिल जाएगी सीपीसी का, ठीक है। देखें अब जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिविल कोर्ट्स में सिविल मैटर से रिलेटेड स्पेसिफिक कोर्ट्स होते हैं जिनमें आप जाके अपनी रेमेडीज़ को क्लेम करते हैं। इसी तरह रेवेन्यू कोर्ट्स में आपके एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट हैं तो आप वहाँ रेवेन्यू कोर्ट्स में जाएंगे, वहाँ भी अपनी रेमेडी को क्लेम करेंगे। तो फिर जब कोई बार क्रिएट हो जाए लॉ में स्पेसिफिकली या फिर जनरली, तब आपको रेमेडी मिलती है स्पेसिफिक कोर्ट में। तो फैमिली मैटर्स हैं, देखें अगर मेंटेनेंस के मामलात हैं, डाइवोर्स के मामलात हैं, तो वो आप कहाँ जाएंगे, फैमिली कोर्ट में, ठीक है ना। तो दूसरे कोर्ट्स में आप नहीं जाएंगे, ठीक है। और फैमिली कोर्ट्स में जब वो उससे रिलेटेड है वो उसमें आपको जल्दी भी फैसला मिल जाएगा, बजाय इसके कि आप सिविल कोर्ट्स में जाएं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इन सब में भी आपको रेमेडीज़, मतलब अगर आपकी लीगल राइट की वायलेशन हो रही है तो आप स्पेसिफिक कोर्ट में जाके अपने रेमेडी को क्लेम कर सकते हैं। आगे हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको स्टिपुलेटेड डैमेजेस भी कहते हैं। कि स्टिपुलेशन का मतलब पता है, कंडीशन हम कहते हैं, कोई लगा देते हैं कि वो पहले से ही पार्टीज़ जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो लिख देती हैं कि अगर हमें कोई हमारा लॉस, हमारी वायलेशन होगा, कोई भी पार्टी करेगी तो वो इतना डैमेज पे करेगी, ठीक है ना। इफ़ एनी वायलेशन देन कंडीशन मैंशनड एंड डैमेजेस एज वेल। तो पहले से कंडीशंस और डैमेजेस को लिख लिया जाता है, पार्टीज़ पहले से लिख लेती हैं कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो हमें इतना पे ये करेगा, ये होगा। वो सारी कंडीशंस एंड डैमेजेस पहले से ही लिखे हुए होते हैं। इस डैमेजेस को क्या कहते हैं हम? लिक्विडेटेड डैमेजेस को पीनल डैमेजेस, स्टिपुलेटेड डैमेजेस भी कहा जाता है। पार्टीज ऑलरेडी डिसाइडेड इट एज अ पेनल्टी, सो कॉल्ड पीनल डैमेजेस। ये एक किस्म की पेनल्टी भी हम कह सकते हैं कि पार्टीज ने रखी होती है, पहले से प्री डिसाइडेड होती है। नंबर 2 जो है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जिसमें कोई स्टिपुलेशंस मेंशन नहीं की गई, पार्टीज हैवन डिटर्मिनेट, उन्होंने कोई डिटर्मिनेशन पहले से नहीं कर रखी, नॉट कॉल्ड पीनल डैमेजेस। ये जो है वो डिपेंड करते हैं लॉस पर, ये इनको पीनल डैमेजेस नहीं कहा जाता। कॉमन लॉ जो था ना हमारे पास, वो रिकॉग्नाइज नहीं करता था पीनल डैमेजेस को, लिक्विडेटेड डैमेजेस को, जो हमने पहले पढ़े स्टिपुलेटेड डैमेजेस भी कहा जाता है जिनको, उनको कॉमन लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता था। बट जब इक्विटी आई तो उसने कहा वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। तो पार्टीज ऑलरेडी कंसेंटेड और एग्रीड ऑन टर्म्स, देन व्हाई नॉट पेड। इक्विटी रिकॉग्नाइज लिक्विडेटेड डैमेज। उन्होंने कहा कि जब पार्टीज ने खुद ही ये एग्री कर लिया है तो उनको रिकॉग्नाइज क्यों ना किया जाए उन मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस को इक्विटी ने रिकॉग्नाइज किया। नंबर 2 जो है उसकी ये हम आगे फिर एप्लीकेशन देखें, आई थिंक इट्स नंबर 3 लॉ ऑफ ट्रस्ट है। लॉ ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है कि एक डोनर होता है, नंबर 1, दूसरा होता है ट्रस्टी, नंबर 3 बेनिफिशियरी, ठीक है। डोनर जो है वो डोनेट करता है, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी मनी भी कर सकता है, तो वो जो लेने वाला होता है जिसको वो करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशरीज, लेने वाला ट्रस्टी होता है, उसको डोनेट करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशरीज। तो डोनर हम कह सकते हैं हु डोनेट समथिंग, और ट्रस्टी हम कह सकते हैं होम डोनर अपॉइंट अंडर ट्रस्ट शेपर डील दैट यू विल रन दिस ट्रस्ट, ठीक है। सम टाइम डोनर जो है वो हिमसेल्फ भी ट्रस्टी बन जाता है, खुद ही बन जाता है ट्रस्टी, ठीक है ना।
और बेनिफिशियरी तो वो होते हैं जिनके लिए ट्रस्ट बनाई जाती है, जिनके लिए वो चीज़, वो प्रॉपर्टी दी जाती है। ठीक है। नाउ अब क्या है कि व्हेन डोनर अपॉइंटेड अ ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरीज, कॉमन लॉ डिड नॉट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ बेनिफिशियरी। कॉमन लॉ जो था वो कहता था कि डोनर ने ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी ट्रस्टी को, जी बस हो गई। आगे जो है वो ये नहीं बताता था कि वो बेनिफिशियरी के राइट को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। जो मेन मकसद था उस प्रॉपर्टी को डोनेट करने का, उसको तो वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था। तो इसमें जो है फिर इक्विटी आई, इक्विटी ने रिकॉग्नाइज किया राइट्स ऑफ बेनिफिशियरी को। इक्विटी ने कहा जी नहीं, ये जो प्रॉपर्टी ट्रस्टी को मिली है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी मिली है, ना कि ट्रस्टी, इसलिए उसको बेनिफिशियरी के राइट्स को प्रोटेक्शन मिली, इक्विटी ने दी। इक्विटी ने कहा वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। ठीक है। फिर ये इधर इसकी भी एप्लीकेशन मैगजीन की आप देख सकते हैं कि इक्विटी ने आके उनको रेमेडी प्रोवाइड कर दी। फिर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जुडिकेचर एक्ट 1875 आई थिंक, तो उसमें भी पहले तो था ना कॉमन लॉ एंड इक्विटी, दो सेपरेट मतलब स्ट्रीम्स बन गई थी। दोनों अलग अलग रुखों से जा रहे थे और कहीं कहीं मिलते भी थे। लेकिन जब जुडिकेचर एक्ट आया तो उन्होंने इन दोनों स्ट्रीम्स को एक स्ट्रीम बना दिया। अब हम ये कह सकते हैं इन वन स्ट्रीट वी आर हैविंग टू स्ट्रीम्स, लेकिन है वो एक ही। अच्छा, मैं कहने का मकसद ये है कि अगर इक्विटी और जो है प्रिवेल करेगा लॉ पर, अगर कहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है तो वो इक्विटी लॉ पर प्रिवेल करेगा। कॉमन लॉ ने जो कहा यू ट्रांसफर इट, ये बातें हो गई, मैंने पहले भी बताई आपको ट्रस्टी को, तो इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्योंकि बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो ट्रांसफ़र की गई होती है प्रॉपर्टी। जुडिकेचर एक्ट का बता दिया आपको। ट्रस्ट की तरह वक्फ भी होता है। वक्फ में सिर्फ ये होता है कि वो रिलीजियस पर्पस के लिए हो सकता है। तो ट्रस्टी का सिर्फ ये काम है कि वो मेंटेनेंस करता है प्रॉपर्टी की। ठीक है ना। बेनिफिट जो होता है ना वो मेन किस लिए होता है, बेनिफिशियरी के लिए होता है। अच्छा, फिर आ जाती है इसकी एप्लीकेशन ईजमेंट राइट्स में। ईजमेंट राइट्स किस तरह होते हैं, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, यू आर गिवन और कॉल्ड ईजमेंट राइट, जिस प्रॉपर्टी के साथ आप मतलब कोई वे है आपको मिला हुआ है, राइट ऑफ पैसेज, राइट ऑफ वे, आप वहाँ से गुजर के जा रहे हैं, 20 साल हो गए आपको, अब वो आपको क्या बन गया, हक बन गया। देखें, जब एक चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं सारी पब्लिक में, सबको पता है, 20 साल से कर रहे हैं, चाहे वो किसी की जगह भी है, तो भी वो फिर आकर क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर क्या बन जाता है, हक बन जाता है उस बंदे का जो उसको यूज़ कर रहा था। तो एक टाइम पीरियड गुजर गया, फिर 20 ईयर्स गुजर गए, तो फिर क्या है, लॉ इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसको ईजमेंट राइट्स भी कहा जाता है। इफ़ नॉट इन 20 ईयर्स, अगर आप किसी को 20 साल में नहीं रोके किसी को, तो फिर अब आप बाद में भी उसको रोक नहीं सकते। यू कांट ट्रांसफ़र बेटर टाइटल, किसी को आप बेटर टाइटल भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो राइट्स आपके पास हैं आप वही ट्रांसफ़र करेंगे, सही है ना। तो फिर आप ये देखें, हमारे पास CPC है, सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें सेक्शन 12 क्लास 2 पढ़ें आप। Whenever a person obtains a decree order from the court through fraud, misrepresentation, तो क्या होता है, अब उसने कोर्ट से क्या, किसी ऐसे कोर्ट से ले लिया फ्रॉड करके, मिसरिप्रेजेंटेशन, जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी नहीं थी, कोई फैसला ले लिया, तो अब क्या होगा, जिसके खिलाफ फैसला लिया है वो जाके क्या करेगा, पिटीशन फाइल करेगा कि इसने किया है फ्रॉड। ठीक है। अब ये यही बात मैं कह रही हूँ कि ये चीज़ पहले जो है CPC में नहीं थी। 1970 के से पहले ये चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं थी कि अगर कोई इस तरह फ्रॉड करता है तो फिर क्या होगा। लेकिन 1970 के बाद ये जो है अमेंडमेंट की गई 12(2) और इसको डाला गया CPC में। ठीक है। वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी, यहाँ पर भी रेमेडी प्रोवाइड की जा रही है। अगर किसी के साथ इस तरह से कोर्ट में फ्रॉड किया जाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन को कोर्ट से फैसला लिया जाता है, तो फिर ये है रिकॉग्नाइज करता है।
आगे हम देख लेते हैं कि आगे हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है, प्रीएम्पशन राइट्स में इसकी एप्लीकेशन है, और डिफेमेशन में भी आप देख सकते हैं। प्रीएम्पशन में अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, वो नर्जेसन जो है वो सबसे पहले नेबर का हक होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को परचेज़ करे, और इसको इस्लाम ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है। और इसके पास हमारा प्रीएम्पशन एक्ट भी है पंजाब का 1991 का, तो इसमें वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं जब आपका ये राइट बन जाता है नेबर का कि वो साथ वाली प्रॉपर्टी को पहले वो परचेज़ करे बजाय इसके कि कोई और। तो ये भी आपका राइट था, तो आपको रेमेडी प्रोवाइड की गई। वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। डिफेमेशन, अगर आपको कोई डिफेम कर रहा है तो आपको मिलेगा डिफेमेशन के बदले में आपको रेमेडी मिलेगी, और ये आपको रेमेडीज़ जो प्रोवाइड की गई हैं फॉर द डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 आपके पास प्रोवाइडेड है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।